हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो बिस सिविकल एंड लर्निंग ए शेयरिंग। दोस्तों मैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का समकालीन भारत 2 यानी भूगोल पाठ का लेकर आया हूं और बेहतरीन तरीके से इसके उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको समझाऊंगा और कुछ उसके जो डीप में अंदर पॉइंट दिए गए क्वेश्चन आंसर वहां से कुछ हम लोग आंसर कुछ लेकर आएंगे और एक ईजी नोट्स तैयार करेंगे। बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा दोस्तों, ताकि आप जो है एक अच्छा परसेंटेज उठा सकें सामाजिक विज्ञान में। आइए बात करते हैं हम लोग समकालीन भारत 2 पहला अध्याय संसाधनों विकास महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों बात करते हैं अब हम बहुकेंद्रीय क्वेश्चन की। पहले बहुकेंद्रीय क्वेश्चन हल करेंगे, इसके बाद अति लघु फिर लघु फिर विस्तृत पे चलेंगे। तो पहले बात करते हैं लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। पहला क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो अगर संसाधन की बात करें तो संसाधन कहते किसे हैं, तो पहला क्वेश्चन ये संसाधन किसे कहते हैं। तो बस इतना समझिए, सिंपल भाषा में समझिए, आराम से रट्टा नहीं मारना है। संसाधन एक ऐसा साधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो संसाधन कहलाता है। वो संसाधन कहलाता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवकृत हो, दोनों जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। दोस्तों आई होप समझ में आ गया हो संसाधन। अब फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कि ये आपका मोबाइल जो है ये प्राकृतिक संसाधन है, यानी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ठीक है। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे छाँव में बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं या इंजॉयमेंट कर रहे हैं, छाँव ले रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधन है जबकि आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ओके। अब बात करते हैं हम लोग संसाधन में ये हो गया। अब बात करते हैं लौह अयस्क खनिज पदार्थ है। दोस्तों खनिज पदार्थ है और आपको बता दूं कि लौह अयस्क जो उसको पुनः निर्मित करने के लिए कम से कम हज़ारों साल लग जाते हैं, तो ये इसको पुनः निर्मित नहीं किया कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहला ऑप्शन अनवीकरणीय योग्य, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है जैव और चौथा है अनवीकरणीय योग्य। तो बात करते हैं पहले कि अनवीकरणीय योग्य होता क्या है, जैव और प्रवाह अनवीकरणीय ये क्या होते हैं, पूरा समझ लेते हैं, फिर हम लोग वहाँ से आंसर अपने आप टिक कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो बात कर लेते हैं पहले नवीकरणीय क्या है। नवीकरणीय के दोस्तों हम लोग नवीनीकरण भी कर सकते हैं, नवीनीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसे नवीकरणीय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नवीकरणीय भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नवीकरणीय योग्य यानी ऐसा संसाधन जिसका पुनः नवीनीकरण किया जा सके, जिसको पुनः निर्मित किया जा सके, बनाया जा सके, उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। जो मतलब जिसमें जीवन दोस्तों व्याप्त हो, जीव जंतु जिसमें जीवन व्याप्त हो तो हो जाएगा आपका जीवन व्याप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ प्रवाह मतलब एक गति, मोमेंट होना चाहिए, तो गति होगा नहीं, लौह अयस्क में गति है नहीं। लास्ट है अनवीकरणीय योग। तो अनवीकरणीय जो योग ये है आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय योग। अनवीकरणीय योग मतलब होता है कि जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जिसको पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय योग। तो लौह अयस्क को पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, जिसका करेक्ट आंसर होगा चौथा अनवीकरणीय योग। दूसरे बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, 3 ऑप्शन जो है वो सही होंगे, यानी ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत आते होंगे। तो ऐसा कौन सा संसाधन जो नहीं है। तो पहले सुन लेते ज्वारीय ऊर्जा होता क्या है। आपने ज्वार भाटा का तो नाम सुना होगा, ज्वार भाटा का नाम सुना होगा। पानी के चढ़ाव को, ये समुद्र है, ठीक है, मान लेते हैं ये समुद्र है, ठीक है। पानी के ऊपर चढ़ाव को, ठीक है, ये स्थल भाग है, पानी के ऊपर चढ़ाव को ज्वार कहा जाता है और नीचे उतरने को भाटा कहा जाता है। तो जब ये पानी का ऊपर चढ़ता है, तट वाले भाग पे जो ऊपर आता है, तो इसे ज्वार कहा जाता है। ठीक है। और यहीं से इसको टरबाइन पे चलाकर जो है, इसके जल को पानी को टरबाइन पे चलाकर विद्युत एनर्जी उत्पन्न की जाती है दोस्तों, और वहीं से बनता है ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग
ज्वारीय ऊर्जा में कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार संसाधन नहीं है। तो किस प्रकार संसाधन नहीं है, पहला ऑप्शन दिया है पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य मतलब कि क्या इसको हम पुनः इसको बनाया जा सकता है, पुनः इसको निर्मित किया जा सकता है। तो यस करेक्ट है आंसर, इसका सही होगा। यानी ज्वारीय ऊर्जा को पुनः बनाया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन पूछा कौन नहीं है, तो पहला तो हो गया कि इसमें है, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा पूछा है अजैव। अजैव मतलब इसमें जो है एक तरह से निर्जीव कह सकते हैं, जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है। ठीक है, हम निर्जीव भी कह सकते हैं जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका अजैव। तो ये आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये भी ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट मानवकृत। मानवकृत जो है ज्वारीय ऊर्जा, आप समझ सकते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा ज्वार भाटे आते रहते हैं, ज्वार भाटा प्रकृति के द्वारा आता है। तो यही इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार संसाधन नहीं है, तो मानवकृत नहीं है। अचक्रिय वाली बात करें तो अचक्रिय मतलब जो साइकिल की तरह चलता ना हो। लेकिन आपको बताया ज्वारीय ऊर्जा साइकिल है, एक तरह से आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। तो इस तरह से वो चक्रीय संसाधन है, चक्रीय है। तो यहाँ पे अचक्रीय लिखा तो ये भी नहीं होगा करेक्ट। तो इसमें मानव निर्मित जो होगा आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा दोस्तों मानव निर्मित। यानी मानव निर्मित, मानवकृत, मानव द्वारा नहीं बनाया गया ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि पंजाब में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण, तो भूमि का निम्नीकरण मतलब क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना। ठीक है, भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना। तो पंजाब में क्या कारण है ऐसा जो वहाँ पे उर्वरा शक्ति या भूमि की निम्नीकरण हो रहा है। तो गहन खेती, गहन खेती मतलब की तरह से घनी खेती कर सकते हैं, जो खेती घनी होती है उस तरह से उसकी उर्वरता शक्ति कम नहीं होती है। वनों उन्मूलन, वनों उन्मूलन मतलब होता है कि वनों की कटाई करने से, तो ये निम्नीकरण है, ये भी एक तरह से निम्नीकरण है। लेकिन पंजाब में मुख्यतः क्या है, मुख्य कारण क्या है पंजाब में, ये आपको पता है, ये भी निम्नीकरण में आता है, गहन खेती भी निम्नीकरण में आता है। लेकिन पंजाब में ये कौन सा कारण होगा, तो अधिक सिंचाई जो है वहाँ पे जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण है दोस्तों। अति पशुचारण भी भूमि निम्नीकरण है, इसके अंदर आता है। लेकिन पंजाब में पूछा है तो अधिक सिंचाई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा अधिक सिंचाई, वहाँ पे भूमि का निम्नीकरण है। कैसे होगा वो भी सुन लीजिए दोस्तों। अगर ये कोई ज़मीन है, ठीक है, अधिक सिंचाई होती है, अगर इस पर अधिक सिंचाई होती है तो क्या होता है, इस पर एक मिट्टी की परत पे एक चिकनी पदार्थ जमा होती है, जिसके उस पर जो है उर्वरा शक्ति जो उसकी कम हो जाती है। ठीक है, ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से चिकनी जो पदार्थ होती है वो जो चिकनी पदार्थ होती है, जैसे बरसात का टाइम आता है उस परत पे मिट्टी पे एक चिकनी परत जम जाती है, जिसे हम बलुई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पर जो परत जम जाती है तो उस पर अधिक सिंचाई के कारण ये ज़्यादातर ऐसा होता है, उस पर चिकनी परत जम जाती है, तो उससे उर्वरा शक्ति कम होती है। भूमि का निम्नीकरण पंजाब में इसका मुख्य कारण एक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार सोपानी खेती मतलब दोस्तों आपको बता दें कि सीढ़ीदार कैसे होती है। जैसे कि एक सीढ़ी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीढ़ी ऐसे सीढ़ी की तरह खेती होती है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कुछ एक सीढ़ीदार खेती होती है। ठीक है, इस तरह से एक सीढ़ीदार जो खेती होती है उसमें ये होता है कि ये आपका सीढ़ी बन गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये सीढ़ीदार खेती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब वाटर मतलब पानी यहाँ से आता है तो यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ पे भेज जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये पानी जो है इस तरह से इससे मूवमेंट करता रहता है, तो नीचे तक चला जाता है पानी। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि सीढ़ीदार खेती सोपानी कहाँ की जाती है, तो पंजाब में है नहीं, क्योंकि सीढ़ीदार खेती जो की जाती है वो पठारी या पर्वतीय क्षेत्र पे की जाती है। ठीक है, पठारी या पर्वतीय क्षेत्र पे की जाती है, तो पंजाब में तो पठारी क्षेत्र है नहीं, हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश मैदान भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड,
उत्तराखंड इसका जो है करेक्ट आंसर, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र तो वहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों दक्कन के पठार के आसपास का क्षेत्र काली मिट्टी से निर्मित है, क्योंकि ज्वालामुखी के उद्गार से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है का महाराष्ट्र। ये आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि राजस्थान में एक तरह से बलुई मिट्टी पाई जाती है, झारखंड में नहीं पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं पाई जाती है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित प्रश्न में उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। 30 शब्दों में देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। 3 राज्यों का नाम बताइए जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और इनमें किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। इसमें किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। तो आइए मैं आपको वहाँ पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। बात करते हैं बेहतरीन तरीके से उसको देखने की कोशिश। तो दोस्तों मैं काली मिट्टी पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आप ही के आप जब एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो यहाँ पे काली मिट्टी का जो ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के अपने आप से ले सकते हैं और वहाँ पे अपने आप से एक इजी नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा कि काली मिट्टी किस किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा और जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे 3 सौराष्ट्र गुजरात को कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे गुजरात को ले लेते हैं, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा का पठार है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास झारखंड के एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे 3 नाम ले लेना है। महाराष्ट्र ले लेते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लेते हैं, गुजरात भी ले सकते हैं सौराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ से नाम ले लेंगे। अब नेक्स्ट पूछा था कि किस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो आपको बता दें जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। तो काली मिट्टी कपास मृदा के नाम से जानी जाती है कि काली मिट्टी कपास खेती के लिए उचित समझी जाती है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनकर आएगा। आपने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे काली मिट्टी की अगर विशेषताएं पूछे, काली मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, तो इसका जो रंग होता है काला होता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगुर या रेगर दोनों नाम से जानते हैं, रेगुर या रेगर। यहाँ पे रेगर लिखा हुआ दोस्तों, तो इसे हम रेगुर भी कह सकते हैं, रेगुर भी कहते हैं और रेगर भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम से, रेगर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे रेगर, इसे रेगर या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट विशेषता इसकी है कि इस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार बेसाल्ट क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और ये लावा जनक शैलों से बनी होती है। तो इससे कुछ विशेषताएं हैं। लावा यानी ज्वालामुखी के उद्गार के जो लावा निकलता है उससे जो है वहाँ से निर्मित होता है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ बना सकते हैं। अगली क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूर्वी तट पर, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा के 3 विशेषताएं बतानी है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आपको बता दें दोस्तों, पूर्वी तट सिंपल सा जो भारत का पूर्वी तट है, ठीक है, यहाँ से जब पूर्वी तट में इस तरह से ऐसे ये पूर्वी तट जाएगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल का एरिया आएगा, यहाँ पे त्रिपुरा ये वाला पोर्शन जाएगा। ठीक है, तो ये भारत का जो पूर्वी तट वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कौन सी नदी डेल्टाओं में कौन सी मृदा पाई जाती है और उस मृदा का नाम बताना है और साथ साथ मृदा की 3 विशेषताएं बताने। तो आइए हम लोग बात करते हैं उस 3 विशेषताओं और मृदा के बारे में। तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जरूर जब एनसीईआरटी किताब आप पढ़ेंगे तो जलोढ़ मिट्टी में आप जाके देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में ही जो है वो पूर्वी तट भागों में पाई जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कि पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा से मृदा से बनी है क्या, जलोढ़ मिट्टी। तो नाम क्या आ गया, जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, पूर्वी तटीय मैदान में विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा जलोढ़ मिट्टी।
अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है कि कैसे निर्मित होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और कि 3 विशेषताएं हमको बतानी है, ठीक है, 3-4 विशेषताएं हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि ये नदी जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के निक्षेप से बनी होती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा ही पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप जलोढ़ मिट्टी दे सकते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी का पोर्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, चित्र में देख ले सकते हैं आप। अब अगला जो हम विशेषता लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी रेत, सिल्ट और मृत्तिका की बनी अनुपात पाए जाते हैं। यानी इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। इस मिट्टी में रेती पाई जाती है, सिल्ट पाई जाती है और मृत्तिका की जो है विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा विशेषता हो जाएंगी। तीसरा विशेषता ये हम कह सकते हैं कि इस मृदा में कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। कणों का आकार जो होता है वो बढ़ता चला जाता है और जो है ये समीप मोटे कण वाली मृदाएँ पाई जाती हैं। मतलब कि ये जो है मोटे कण वाले इसमें मृदाएँ पाई जाती हैं। आपको थोड़ा सा मैप के जरिए समझाने बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी जो है दे सकते हैं कि पूर्वी तट पे यहाँ से ये वाला पोर्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये पूर्वी तट, और ये असम का क्षेत्र, ये असम का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, और फिर इधर से जो है ये वाला तट वाला भाग यहाँ पे दे सकते हैं। तट वाले भाग पे ये जो जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पे आपका चित्र में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय भाग पे पाई जाती है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन जो होता है उसके रोकथाम के लिए क्या जो है कदम उठाने चाहिए, उसमें कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड करना, तो 30 शब्दों में लिखना है। तो चलिए बात करते हैं मृदा अपरदन के। पहाड़ी क्षेत्र में जो अपरदन होता है, मृदा अपरदन दोस्तों कह सकते हैं कि मिट्टी के कटाव को, ठीक है, मिट्टी के कटाव को या बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। तो उसकी रोकथाम क्या है जो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर होते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन आप देख सकते हैं, मृदा अपरदन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन और संरक्षण में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में कैसे मृदा अपरदन होता है, उसको कैसे रोकथाम किया जाए। तो आपको बता दें कि मृदा अपरदन समझने के लिए आपको सबसे पहले ये सुनना पड़े कि मृदा अपरदन के कारण क्या हैं। तो कुछ जो कारण है वो कुछ इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पर सामने आते हैं, जैसे कि वनों उन्मूलन, यानी वनों की कटाई, और अति पशुचारण, मतलब ज़्यादातर पशु को चारण से होता है, और खनन आदि के कारण संतुलन भंग हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ प्राकृतिक तत्व जैसे कि पवन, हिम नदी, जल मृदा अपरदन करते हैं, ठीक है। पवन द्वारा भी मृदा अपरदन होता है, हिम नदी द्वारा भी। हिम नदी मतलब कि जो बर्फ़ की इतना से नदी, बर्फ़ की नदियाँ बहती हैं, जल मृदा अपरदन होता है। तो जो इसके जो उपाय हैं, उपाय से ये कि ये तो रीज़न हो गया कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन के कारण जो है होता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि अगर पहाड़ी क्षेत्र पे ये आपका मृदा अपरदन दे सकते हैं। तो जिस तरह से मृदा अपरदन ये होता है कि उसमें क्या होता है कि सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार यहाँ पे लिखा हुआ कि हिमालय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती काफ़ी विकसित है। तो इसका रीज़न रोकथाम पे ये है कि वहाँ पे सीढ़ीदार खेती करके जो है सीढ़ीदार खेती करके रोकथाम किया जा सकता है। पहला पॉइंट यहाँ पे सीढ़ीदार खेती हो जाएगा। दूसरी पॉइंट ये है कि पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाकर पवनों की गति को कम कर सकते हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि पेड़ों को कतार में लगाकर, सीढ़ीदार खेती में पेड़ों को कतार में लगाकर उसको मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो सीढ़ीदार खेती होती है उसके, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सीढ़ीदार खेती जो होती है, इससे मान लो ये सीढ़ीदार खेती है, ठीक है, इस तरह से ये सीढ़ीदार जो खेती होती है। तो क्या होता है कि यहाँ इस वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा जो है आपके सामने जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे घास जो है, यानी जो घास होती है उसको लगा देते हैं, जिससे क्या होती है इस भूमि का कटाव नहीं होता है। और इस कटाव नहीं होगा तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला भाग है, ये कटकर नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे कुछ जो है घास लगा देते हैं, और किनारे किनारे यहाँ पे जो है पेड़ लग जाता है, ताकि ये जो भूमि उसकी वो कटाई, मतलब कि उसका अपरदन ना हो। यहाँ पे पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है। इस वाले भाग में घास लगा दिया जाता है, यहाँ पे किनारे किनारे पेड़ लगा देता है, ताकि मृदा अपरदन का जो है वो कटाव रोका जा सके। इस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में जो है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ नोट कर सकते हैं और एक ईजी नोट्स तैयार कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो जैव और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर समझाइए।
तो जैव और अजैव संसाधन, जैव मतलब जिसमें जीवन व्याप्त हो, अजैव मतलब जिसमें जीवन व्याप्त नहीं हो, ऐसे संसाधन। आइए हम लोग देखते हैं कि उसका आंसर कहाँ पे है उसको। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा संसाधन के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन के प्रकार में जब आप पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के आधार आपको मिलेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा जैव संसाधन। इसमें लिखा है कि इन संसाधनों में प्राप्ति जीवन मंडल से होता है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पतियाँ, प्राणी जात, मत्स्य, पशुधन आदि जो है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन में दिया है ये सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान, धातुएं, ये सब जो है आपके अजैव संसाधन में आते हैं। तो इसको आप तो समझ गए होंगे, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, सिंपल भाषा में लिखे देखो। आप लिख सकते हैं जैव संसाधन लिखा हुआ है, आप ऐसे लिखिए कि जीव मंडल में या फिर जिसमें जीवन व्याप्त है, जिसमें जीव जंतु वनस्पतियाँ आदि आते हैं, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। सिंपल भाषा में लिखिए, कोई रट्टा मार नहीं, कोई किताबी भाषा नहीं लिखना, हमको अपनी तरह से कुछ लिखना है। और ये संसाधन में लिखना है जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है, एक तरह से निर्जीव कर सकते हैं, जैसे चट्टान है, मृदा है, धातु है, और आपके सामने सारी चीज़ वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं जो निर्जीव वस्तु दिखाई दे रहे होंगे, आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो अजैव संसाधन। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार में अजैव और जैव संसाधन समझ सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जैव मतलब जिसमें जीवन व्याप्त है, अजैव मतलब जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है, सजीव निर्जीव की तरह है। बस सिंपल सी भाषा है, कुछ करना नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि इसको हमको 20 शब्दों में इसका आंसर देना है। एक तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, ठीक है। 20 शब्दों में, लघु नहीं विस्तृत में कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 में पवन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, इसके क्या कारण हैं, ठीक है। 1961-60-61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसके क्या कारण है, ठीक है। तो इसको हम लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो दोस्तों उसका जो आंसर था, उस जो क्वेश्चन का आंसर था, उसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगा आपको। हेडिंग रहेगा भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप, यहाँ से आपको उसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा था भारत में उपयोग प्रारूप का वर्णन करना है, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप का वर्णन करना है। तो इसका उपयोग प्रारूप का वर्णन करना मतलब कि जो भारत में भूमि का उपयोग है वो किस आधार पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने बंजर भूमि है, कितने इसको उपयोग हो रहे हैं, कितने परती भूमि, सारा डिटेल यहाँ पे हम लोग को देना है। उसका प्रारूप का वर्णन करना है कि कैसे भारत में भूमि का उपयोग होता है। तो ये बात करते हैं। एनसीईआरटी जब किताब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो भूमि उपयोग आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखा जो है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। भारत में भूमि उपयोग, भारत में भूमि को उपयोग का जो निर्धारण है, भारत में भूमि उपयोग का जो निर्धारण है, निर्धारित करने वाले तत्व भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल हैं। तात्पर्य ये है, इस पॉइंट लिखा होता है, इसका तात्पर्य ये है कि भूमि उपयोग को निर्धारण करने वाले तत्व क्या क्या हैं। तो ये सब जितने आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब इसके तत्व हैं, ठीक है, जो भूमि उपयोग का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं समझ लीजिए। भौतिक कारक द्वारा, भौतिक कारक मतलब जो फिजिकल, जो प्राकृतिक, जैसे कि भू आकृति मतलब कि भूमि की बनावट, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, उसके आधार पे जो भूमि का आकार है उसके अनुसार कैसा उसको उपयोग किया था उसके आधार पर कहा गया है। जलवायु के आधार पर मृदा प्रकार, मिट्टी के प्रकार में बहुत सारी मिट्टी के प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, और इसके बाद पीली मिट्टी है। तो इसको जो मिट्टी के प्रकार है उसके बारे में बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं कि मिट्टी के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग राज्यों में होती है, अलग अलग फसल उत्पादन होते हैं, उसके बारे में बताया दोस्तों। अब लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक नॉलेज की, बेसिक जानकारी की। तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है आप सभी को पता होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया है 32.8। तो 32,87,263
263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 3287 263 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। इसके 93% भाग पर ही भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। 93% भाग पर ही भूमि जो है उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के चीन अधिकृत क्षेत्र में भूमि उपयोग सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि यहाँ पे दिया है कि अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है अलग से कि ऐसा भारत कौन सा क्षेत्र जहाँ पे भूमि उपयोग को जिस राज्य में नहीं हुआ है, क्या सर्वेक्षण नहीं हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र के में पाकिस्तान में जो पीओके पार्ट है, यानी जो पीओके पार्ट है, जैसे कि मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर का पोर्शन इस तरह से रहेगा, इस तरह से जम्मू कश्मीर का पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये पीओके का पार्ट है, ठीक है। ये पीओके का पार्ट है। तो ये पीओके का पार्ट जो है, और इधर वाला पोर्शन जो है चीन का पार्ट कुछ हिस्सा कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो और ये वाला पोर्शन उधर असम को पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ से जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान का अधिकृत है, चीन में कुछ भूमि है उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पूर्वी जो प्रांत है असम, उसको छोड़कर तो ये दो स्टेट हैं असम और जम्मू कश्मीर को छोड़कर उसका सर्वेक्षण नहीं हो पाया, जिस कारण जो है 93% केवल भूमि पर ही वो उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब आंकड़े जो है, जो क्वेश्चन पूछा था कि जो है 1961-61 में क्या कारण जो भूमि का उपयोग परिवर्तन नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप इसको जब पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल कर इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में, मणिपुर, अंडमान निकोबार देशों में 10% ही कृषि क्षेत्र में बोया जाता है, ठीक है। तो 54% जो हिस्से पर खेती की जाती है भारत पूरे क्षेत्र में यहाँ पे लिखा 54% की जाती है। 80% पंजाब और हरियाणा में की जाती है। तो जो कारण है, जो और कारण है कि नहीं की जाती है, तो आप एनसीईआरटी की किताब में तो वहाँ पे एक इजी नोट्स आप तैयार कर सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट के। दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आंसर जो है मृदा संसाधन को संबंधित यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं दिया हुआ है, तो आप मृदा संसाधन के बार ज़रूर पढ़ेंगे कि मृदा संसाधन जो है मृदा संसाधन क्या है, और उसके साथ साथ कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी अभी हम लोग देखे थे, जलोढ़ मिट्टी के निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा होता है। अब यहाँ से कुछ मैं अलग इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको। और इसमें जो है किस नदियों द्वारा, तो पूर्वी नदी डेल्टा भाग, जिससे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी द्वारा ये निर्मित हुआ है। इस तरह से आप इसका जो है एक इजी नोट्स आप खुद से बना सकते हैं। और इसमें मैप को देखेंगे तो मैप में ये दिखाया गया है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसको कि ये वाला जम्मू कश्मीर का पार्ट है, और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपका पर्वतीय और पर्वतीय पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो क्षेत्र है, ये वाला सिक्किम का पोर्शन, और ये थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन जो है ये पर्वत और वन से संबंधित दिखाया गया है। यहाँ पे यानी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, और इनमें जो है पर्वतीय संबंधित जो जैसे चाय का उत्पादन हो गया, वहाँ पे ये चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ से जो पोर्शन है आपका जलोढ़ मिट्टी दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये तटीय भाग पूर्वोत्तर का, और थोड़ा सा आएगा यहाँ असम। तो इस तरह से ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी काफ़ी बड़े क्षेत्र में दोस्तों जो कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा मिट्टी से ये निर्मित होता है। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी ये वाला रेंज आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और इधर जो है कर्नाटक, तेलंगाना, थोड़ा सा तेलंगाना पोर्शन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये वाला क्षेत्र, इधर से जो है अरुणाचल प्रदेश, और जो है इधर आपका नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब आपका मेघालय, ये क्षेत्र जो है आ जाएगा आपका किसके लाल और पीली मिट्टी में, ठीक है।
काली मिट्टी का यहाँ पे जो दक्कन का पठार वाला क्षेत्र, ये आपका काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा सा मध्य प्रदेश एरिया में आपको यहाँ काली मिट्टी मिलेगा। लेटराइट मिट्टी दोस्तों, लेटराइट मिट्टी आपको बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप लेटराइट मिट्टी यहाँ पे दे सकते हैं। इस वाले रेंज में आपको दिखा थोड़ा सा लेटराइट मिट्टी यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि राजस्थान और गुजरात के थोड़ा सा मध्य प्रदेश पोर्शन में कुछ आएगा। ठीक है, इसके बाद शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी यहाँ पे जो बलुई मिट्टी होती है शुष्क मिट्टी कहते हैं उसको, जो राजस्थान वाले पोर्शन में है। इस तरह से मैप को आप इस तरह से देख सकते समझ सकते हैं मिट्टी के। तो मिट्टी के प्रकार के और कौन कौन सी फसल पाई जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें हम लोग, तो जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ और कुछ अन्य फसल जिसमें दलहन फसल की उपयोगिता मानी जाती है। तो इस तरह से आप छांट के क्वेश्चन ले सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कौन से, पहले क्वेश्चन लिखेंगे आपकी जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है और उसके साथ साथ कौन कौन सी फसल पाए थे। दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने निकल कर आएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे सामने निकल कर। इसके साथ साथ जलोढ़ मिट्टी की कुछ विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं आप ले सकते हैं। और एक बात और यहाँ पे दिया गया है कि जलोढ़ मिट्टी में दो प्रकार की होती है। ठीक है, मृदाएँ दो प्रकार की होती हैं। कौन सी जलोढ़ मिट्टी, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। बांगर जिसे कहते हैं तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है उसे बांगर कहते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है उसे खादर कहते हैं। जैसे मान लो कि ये तट वाला ये कोई भाग है, ये कोई भाग है। ठीक है, जब पानी आता है, ठीक है, जब कोई पानी या वर्षा होती है तो जब बाढ़ आता है, ठीक है, बाढ़ आने के बाद मान लो इस रेंज में पूरा बाढ़ आ गया, पानी भर गया। बाढ़ आने के बाद जब ये इस रेंज में पानी आ गया और इस वाले रेंज में जो है पानी नहीं आया, ठीक है, तो इससे जो नवीन जो मिट्टी होती है, जब पानी आता है तो उस पर एक परत जम जाती है, जिससे नवीन मिट्टी का जमाव होता है और उस नवीन मिट्टी का निर्माण होता है। इस वाले रेंज में जो है यहाँ पे मिट्टी का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे मिट्टी का निर्माण नहीं होता है, यानी पुरानी मिट्टी वही बनी रहती है। तो पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और नवी मिट्टी क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। इस समय से दोस्तों समझ सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से काली मिट्टी भी समझ सकते हैं, काली मिट्टी किसे कहते हैं। और ये खासकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास की मिट्टी के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी की अगर बात करें तो किस किस राज्य में पाई जाती है, तो यहाँ पर दिया हुआ है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी गुजरात, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी फसल पाई जाती है, तो कपास खेती के लिए जो है कपास खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो ये मानी जाती है आपके। इसमें कपास के साथ साथ जो है दोस्तों आपका कहवा भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है ये जो आपका क्षेत्र हो जाएगा इसमें लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो लाल और पीली जो मिट्टी है दोस्तों, ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र में जो है पाया जाता है। इस तरह से लाल और पीली मिट्टी को भी दे सकते हैं। और ये जो है लाल और पीली जो मिट्टी होती है, ये लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के धातु से जो है निर्मित होता है। ठीक है, इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। आगे लेटराइट मिट्टी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको पसंद आएगा और बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन आंसर छांट के आपने एक इजी नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है। पहले वोकैबुलरी क्वेश्चन यहाँ से आप लिख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्ज़ाम में पूछेगा, पक्का गारंटी दोस्तों। ये आपकी जितनी यहाँ पे वोकैबुलरी क्वेश्चन है इसको अच्छे से आप देख लीजिए और समझ लीजिए। मैं फिर अगली वीडियो दूसरे अध्याय में लूँगा, तब तक आप इसे अच्छे से तैयार करिए दोस्तों। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद आपका।